हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स आते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा। इन सब प्रोसेसेस में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है एनसीईआरटी पढ़ने में। तो आज हम बच्चों की इसी दिक्कत को दूर करते हुए एक नई सीरीज़ ला रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जो एनसीईआरटी की लाइंस होती है ना, उनको हम अच्छे से रीड करके आपको समझाएंगे, ताकि एक बार एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपको चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। जो आपके स्कूल में नोट्स होते हैं या जो होते हैं, आप अपने आप नोट्स बना पाएंगे, इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। मेनली ये चैप्टर जो होता है, स्टार्टिंग में इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं दी होती है, लेकिन फिर भी हम उसको समझते हैं। पेपर वाइज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी समझ के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब ये चैप्टर। हम इस चैप्टर को, मैं बता देती हूँ पहले कि हम इस चैप्टर को पार्ट वाइज जो होगा कवर करेंगे। एक बार में हम फुल चैप्टर अगर कवर करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा जितना हम जल्दी जल्दी समझाएंगे, इसीलिए हम रुक रुक के समझाएंगे, ठीक है, आराम आराम से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप उसको अपने दिमाग में बैठा पाएँ। इसलिए हम इसको जो है पार्ट वाइज करेंगे। अब मुझे इतना तो नहीं पता है कितने पार्ट्स होंगे, बट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कम पार्ट्स में निपटाएं और जल्दी निपटाएं इसको, और आपको समझ भी आए साथ में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज अलाइव एंड वॉट इज नॉट अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जीवित। हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या चीज़ जीवित है और क्या चीज़ जीवित नहीं है, ठीक है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अ काउ चूइंग cut or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि डॉग हो गया, ठीक है, हम उसको डॉग हो गया, हम उसको जो है भागते हुए देखते हैं, गाय को खाते हुए या चबाते हुए देखते हैं, ठीक है। मैन, जब रास्ते पे लोग लड़ रहे होते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता लगता है कि ये सब जिंदा लोग हैं, क्योंकि ये एक तरीके की क्रिया कर रहे हैं। इट मीन्स दे आर डूइंग सम टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। तो हमको ये डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाती है कि हाँ, ये लिविंग है। आगे बढ़ते हैं। वॉट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप। मतलब अगर हम तब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर ये सब सो रहे होंगे, ठीक है। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट। हम फिर भी सोचेंगे कि ये जिंदा है, लेकिन हम ऐसा क्यों सोच पा रहे हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। हम उनको सांस लेते हुए देख रहे हैं, इसलिए हमें पता लग रहा है कि हाँ, वो जिंदा है। जब आप देखते होंगे कि जब इंसान सोता है या कुत्ते को सोते हुए देखेंगे आप सड़क पे, या फिर आपके घर में ही होगा तो देखेंगे, तो उसका पेट जो है वो हिलता है, ठीक है। तो हिलता क्यों है? क्योंकि वो ब्रीथ कर रहा है। समझ आया आपको? ब्रीथ कर रहा है, वो लंग्स में उसकी हवा जा रही है, बाहर आ रही है, जिसकी वजह से उसका पेट हिलता है और आपको पता लगता है कि हाँ, ये जो है ये लिविंग है, मतलब ये जिंदा है अभी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वॉट अबाउट प्लांट्स। लेकिन हम प्लांट्स के बारे में कैसे बोल सकते हैं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? कैसे हम साबित करेंगे कि ये लिविंग है? क्योंकि प्लांट्स तो ब्रीथ भी नहीं करते भाई, उनका तो कोई पेट भी नहीं होता, वो तो हिलते भी नहीं है, और ना वो सोते हैं ना वो जागते हैं। ये हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। हम कैसे देखेंगे कि वे जिंदा हैं? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से। मतलब हम में से कुछ कहेंगे कि वो हरे हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए वो जो है जीवित हैं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन। पर हम उन प्लांट्स का क्या करेंगे जो जिनकी ग्रीन लीव्स नहीं होती है, ठीक है। मेनली अगर ग्रीन लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं करते होंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं मशरूम। आपने सबने मशरूम देखा होगा, वो ग्रीन नहीं होता बट वो लिविंग होता है, क्योंकि वो एक तरीके की फंगस होती है, ठीक है। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता लेकिन वो लिविंग होता है, ठीक है। तो अब हम उसको कैसे बोलेंगे कि वो लिविंग है? दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव एंड विल से इन ऑर्डर, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम शॉर्ट ऑफ मूवमेंट। मतलब हम उनको ग्रो करते हुए देखेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम उनको बोल सकते हैं कि वो लिविंग है, क्योंकि उन्होंने सम सॉर्ट ऑफ हमको मूवमेंट शो करी है, वो ग्रो करें, उनका साइज ग्रो करा है, ठीक है। तो इससे हम जान सकते हैं कि वो लिविंग है। आइदर ग्रो रिलेटेड और नॉट, आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। लेकिन खाली ग्रोथ जो है वो
लिविंग मतलब जीवित होने का मतलब एक पुख्ता सबूत नहीं देती है। मतलब अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो हम बोल नहीं सकते कि वो जिंदा है, ठीक है। मतलब हम विश्वास से नहीं बोल सकते कि ये जिंदा ही है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी के पहाड़ जो होते हैं, जब रेत में जब हवा चलती है रेगिस्तानों में तो वो और बड़े हो जाते हैं, और उनके ऊपर और मिट्टी आके गिरती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग है, लेकिन उनका साइज तो बढ़ रहा है ना। तो लिविंग अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो लिविंग है, ठीक है। वॉट बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ग्रोथ जो है वो एक डेफिनेट फैक्टर नहीं है डिफाइन करने के लिए लाइफ को या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट विजिबल मूवमेंट के भी ब्रीथ कर सकते हैं। मतलब ये ब्रीदिंग हो गया, ठीक है, ग्रोथ हो गया, ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। मतलब हम इनको डिफाइन मतलब बोल नहीं सकते कि केवल ये लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं, ठीक है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। जैसे कि विजिबल मूवमेंट्स जो हो गए, खाली वो हम उनसे नहीं पता लगा सकते कि एक ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। मैंने जैसे बताया जैसे सैंड के पहाड़ होते हैं, वो भी तो ग्रो करते हैं, उनके ऊपर और मिट्टी आती है, तो ऐसा मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो लिविंग है, वो तो नॉन लिविंग है। यूजिंग, ये तो हम पढ़ चुके हैं, डिफाइनिंग फीचर एनफ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा पे। movement over very small scale will be invisible to the naked eyes movement of molecule। मतलब जो बहुत छोटी मूवमेंट्स होती हैं वो इनविजिबल होती हैं लगभग हमारी आंखों के सामने, मतलब हम अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells. And what is partly why they are controversial about whether they are truly अलाइव और नॉट। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट शो करना ज़रूरी है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग, ये हमारा क्वेश्चन है इसमें। लेकिन फिर हम आते हैं वायरसेस पे, ठीक है। वायरसेस जो होती है, जो बाहर मूवमेंट शो करते हैं, मतलब बॉडी के बाहर जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं वो लिविंग हो जाते हैं, क्योंकि वो लिविंग मूवमेंट शो करने लगते हैं। सो मूवमेंट्स के बेसिस पे हम नहीं बोल सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। और साइंटिस्ट भी इस बात से बहुत कंफ्यूज हैं कि वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डालें कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डालें, क्योंकि लिविंग बॉडी के बाहर जब वो रहते हैं तो नॉन लिविंग होते हैं, और जब बॉडी के अंदर पहुंचते हैं वो लिविंग हो जाते हैं। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है लाइफ के लिए? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेज दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने पहले क्लासेज में पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। दे कैन हैव टिश्यूज, उनके पास टिश्यूज हो सकते हैं। टिश्यूज हैव सेल्स, टिश्यूज के पास सेल्स होती हैं। सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम, सेल्स के पास अदर स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही चलता जाता है। बिकॉज ऑफ द अफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के अफेक्ट की वजह से दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेक डाउन ओवर टाइम। मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना है, ठीक है, कि सेल्स से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ये सब जो है धीरे धीरे करके बना है, और ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से ये बनना पड़ा, ठीक है। तो मतलब ये सबसे स्मॉलर यूनिट से शुरू हुआ था, और आज हम इतने एडवांस हो गए हैं कि ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है हमारा वेल डेवलप्ड है, ठीक है। इन ऑर्डर इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर हम इस ऑर्डर को तोड़ें तो वापस से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा अलाइव नहीं रहेगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. Even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on। मतलब कि हमारा जो मेंटेनेंस का जो फंक्शंस होते हैं बॉडी में, जो लिविंग हमारी बॉडी को लिविंग रखने के लिए जो रिएक्शंस होती हैं वो लगातार होती रहती हैं, चाहे हम कोई काम कर रहे हों चाहे हम कोई काम ना कर रहे हों। हमारे फिजिकल वर्क से उसका मतलब नहीं, हमारी बॉडी में लगातार रिएक्शंस होती रहती हैं, चाहे हम सोए हों, चाहे हम क्लास में बैठे हों, चाहे कुछ भी कर रहे हों, हमारी बॉडी को लिविंग बनाने के लिए कुछ रिएक्शंस हमारी बॉडी में रेगुलरली होती रहती हैं।
द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। जो मतलब कि जो ये प्रोसेसेस होते हैं कम्बिनेशन में, मतलब कि बहुत सारे रिएक्शंस या फिर प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में कंबाइनली, उनको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। This energy comes from outside of the body of the individual organism. So there must be a process to transfer source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside. This process we commonly call nutrition. मतलब कि हमारी बॉडी को ये सब प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए एक एनर्जी सोर्स चाहिए होता है जो कि हम बाहर से लेते हैं, जिसको हमारी बॉडी यूज़ करती है और हमें एनर्जी मिलती है, और उस सोर्स को हम लोग बोलते हैं फूड। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। मतलब अगर हमारी बॉडी ग्रो कर रही है तो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। अब भाई जब मकान बनता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं ना, जैसे कि ईंटें, सीमेंट, ठीक है। तो हमारी बॉडी को भी ग्रो करने के लिए सेल्स चाहिए होंगी, ठीक है, सेल्स टिश्यूज़ बनाएंगी, तो ये सब चीज़ें चाहिए होंगे ना। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। मतलब कि हमारी बॉडी जो होती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बनी होती है। मोस्ट ऑफ दीज सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, और मतलब जो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो भी कार्बन बेस्ड ही होते हैं। भाई जब बॉडी में जो बन रहा है वो बॉडी हमारी कार्बन से बनी है, तो हमारी बॉडी को और कार्बन चाहिए होगा ना उसको बिल्ड करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। मतलब कार्बन की मतलब किस हिसाब का कार्बन चाहिए, कितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चाहिए हमको बॉडी बनाने के लिए, उस पर डिपेंड करता है हमारा न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस कौन से होंगे। मतलब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के प्रोसेसेस कौन से होंगे, या फिर बोल सकते हैं किस तरीके से हम अपना न्यूट्रिशन लेंगे।